गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 46 लूसेंट में मॉडर्न हिस्ट्री 1857 की महान क्रांति अर्थात 1857 का विद्रोह, जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। और यहाँ से मैक्सिमम आपके वनडे एग्जाम्स, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो सीटेट हो, यूपी टेट, सुपर टेट, टीचिंग एग्जाम्स या आपके वनडे एग्जाम्स हों या फिर आपके स्टेट पीसीएस बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, इन सब में जो पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं, यहाँ तक में जो है कि लगभग 70% प्रश्न जो है कि आपके लूसेंट से आते हैं। तो चैनल के माध्यम से एक सीरीज चलाई जा रही है जो एक सिस्टमैटिक तरीके से सभी सब्जेक्ट्स के लिए चलाई जाएगी। तो आप यहाँ से आप इसको पूरी तरीके से रिवीजन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अभी अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं हम आज की अपनी इस क्लास को। चलिए देखते हैं, हम अपनी इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देखिए 1857 की जो महान क्रांति हुई थी वो कई कारणों से हुई थी, क्योंकि 1857 की जो तत्कालीन कारण में होता है तो ये माना जाता है कि जो सैनिक विद्रोह हुआ यानी मेरठ से हुआ, 10 मई 1857 को शुरू हो गया। यहाँ पे चर्बी वाले कारतूस का एक इशू था, लेकिन इसकी शुरुआत के लिए और भी कई कारण जिम्मेदार थे, जैसे कि अकाल आना, भुखमरी बढ़ना, सामाजिक आर्थिक विषमता पैदा हो रही थी, राजनीतिक कारण थे क्योंकि भारतीयों को कहीं भी राजनीतिक या प्रशासनिक स्तर में जो है कि समानता नहीं मिल रही थी, बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उन सभी को हम देखेंगे। तो देखिए पहले हम पढ़ते हैं कि 1856 में अंग्रेजों ने अपनी पुरानी बंदूक जो ब्राउन बेस थी इसको रिप्लेस करके एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया। तो आपसे पूछा जाता है कि कौन सी बंदूक इसमें शामिल की गई थी? एनफील्ड राइफल्स की गई थी। जो कारतूस इसमें जो बनाए गए थे उनको राइफल में भरने के लिए पहले मुंह से खोलना पड़ता था। किससे? मुंह से खोलना पड़ता था। और सामान्यतः ये माना गया कि इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया, अर्थात हिंदू लोग जो गाय के मांस को मुंह से क्या मतलब उसको बहुत पूजते हैं, तो इस आधार पर लगा कि ये गाय का जो मांस है जो हमें मुंह से खोलना पड़ेगा तो धार्मिक भावना आहत होगी। और इसी तरह मुस्लिम संप्रदाय था, उसके लिए भी सूअर जो है कि एक तरीके से होता है कि मुंह से टच करना या खाना एक तरीके से धार्मिक भावना का के खिलाफ है। तो गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया और यही चर्बी वाला कारतूस जो है 1857 की क्रांति का एक प्रमुख कारण बना। लेकिन ये तत्कालीन कारण था जहां से विद्रोह एकदम भड़क उठा। लेकिन क्या एक ही छोटी सी घटना से जो है कि 1857 का विद्रोह भड़क उठा? तो इसके पीछे बहुत सारे कारण थे जो हम इतिहास के अध्ययन करने में देखेंगे। देखते हैं 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे जी ने एक सैनिक जो थे बैरकपुर में गाय की चर्बी वाले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। मंगल पांडे जी जो है कि ब्राह्मण संप्रदाय से थे और ब्राह्मण होने के नाते उन्हें यह लगा कि अगर मैं गाय के सूअर के चर्बी वाले कारतूस अगर मैं काटता हूं मुंह से या खोलता हूं तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, अर्थात अंग्रेजी जो शासन है वो हमारा धार्मिक भ्रष्ट भी कर रहा है और हमें कहीं ना कहीं ईसाई बनने पर मोटिवेट करेंगे या मतलब उस तरीके से ज़बरदस्ती करेंगे। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया कि कारतूसों को मुंह से काटने से मना कर दिया और लेफ्टिनेंट बग और मेजर ह्यूशन को गोली मारकर हत्या कर दी। फलस्वरूप उसे यानी मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। तो आपसे अक्सर पूछ लेता है कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1857। तारीख देखिए इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण होती है, आपको याद रखना पड़ेगा। साथ ही साथ लेफ्टिनेंट बग और ह्यूसन, इन दो लोगों को इन्होंने गोली मारी थी। फांसी पर चढ़ने से पहले मंगल पांडे ने हल्ला बोल का नारा दिया था और 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। अगर पूछता मंगल पांडे जो है कि किस सेना में जो है कि सैनिक थे, तो 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में थे। अगला प्रश्न है कि जो इसकी औपचारिक घोषणा हुई 10 मई 1857 के दिन मेरठ की एक पैदल टुकड़ी ने 20 NI ने 1857 की क्रांति की शुरुआत कर दी। और 1857 ईस्वी की क्रांति के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टन लिबरल थे उस समय। तो प्रधानमंत्री भी पूछ लेता है कि 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये आपको याद होना चाहिए, लिबरल पार्टी से थे पामस्टन। और भारत का गवर्नर जनरल भी पूछा जाता लॉर्ड कैनिंग। ध्यान दीजिएगा इसी क्रांति के बाद 1858 का जब अधिनियम आएगा जिसमें भारत का वायसराय का पद मिलेगा, तो लॉर्ड कैनिंग ही भारत के पहले वायसराय बनेंगे। अगला देख लेते हैं हम इसको कि अंग्रेजी भारतीय सेना का जो निर्माण था 1748 में स्टार्ट हुआ था और उस समय मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक भी पुकारा गया। आपसे पूछ लेता है कि अंग्रेजी जो भारतीय सेना तैयार की गई थी अंग्रेजों के द्वारा, उसका जनक किसको माना गया? स्ट्रिंजर लॉरेंस को दिया गया था। अगला पॉइंट है यहाँ पे देखना है इसके पूरे पॉइंट को
कि 1857 के विद्रोह के पश्चात सेना का पूर्ण रूप से पुनर्गठन किया गया, क्योंकि उसमें जो है कि ये पता किया गया, जब उसकी रिपोर्ट चेक की गई कि भाई 1857 का विद्रोह हुआ क्यों, तो पता चला कि 1857 के विद्रोह के पीछे कई सारे तात्कालिक कारण थे और कई कारण पहले से ही तैयार हो रहे थे। तो इन्होंने सेना की जो टुकड़ी थी उसका रेशियो बदला और इसके लिए इन्होंने एक पील कमीशन स्थापित किया था। तो आपसे पूछा जाता है पील कमीशन क्या था। पील कमीशन 1857 की क्रांति की जाँच करने वाला एक कमीशन था, जिसने कहा कि सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया। अब यहाँ पे संख्या भारतीयों की अधिक है, लेकिन 5 भारतीय सैनिक 2 सैनिकों के बराबर हैं, यानी 2 अंग्रेज सैनिक ज़्यादा भारी हैं, इसलिए अनुपात बढ़ाया गया। और उच्च सैनिक पदों पर भारतीयों की नियुक्ति को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया कि अगर हम इन्हें उच्च पद देंगे तो फिर ये क्रांति कर सकते हैं। इसलिए बंगाल की सेना में यूरोपीय और भारतीयों का जो अनुपात था कि यानी अगर ब्रिटिश सैनिक 1 होगा तो उस 1 सैनिक के बराबर 2 भारतीय सैनिक माने जाएंगे, और जबकि बंबई और मद्रास में 2:5 रखा गया था। 2 ब्रिटिश सैनिक यानी यूरोपीय सैनिक होंगे, उन पे 5 भारतीय सैनिकों को रखा गया। तो इस तरीके के ये प्रश्न बनते हैं कि आपसे बंगाल या में जो है कि कितना अनुपात रखा गया, 1:2। बंबई और मद्रास में कितना अनुपात रखा गया, तो 2:5 रखा गया। तो ये तो थे दोस्तों छोटे से फैक्ट, लेकिन यहीं से एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 यानी 1857 की क्रांति के लिए कुछ कोटेशन भी दिए गए हैं। उस कोटेशन से पूछता है कि ये किसने कहा था, तो इसको हम देख लेते हैं और सीधा प्रश्न में ये पूछा जाता है। सीधा प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। वीडी सावरकर ने एक पुस्तक लिखी थी 1857 इंडियाज फर्स्ट रिवॉल्यूशन, यानी भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था 1857। तो ये पुस्तक भी इनकी है, वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। यह राष्ट्रीय विद्रोह था। यह किसने कहा? डिज़रायली ने कहा था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। लेकिन कुछ अंग्रेज जो लेखक थे या अंग्रेज समर्थक जो लेखक थे, जो अंग्रेजी शासन को अच्छा बताते थे, तो उन्होंने लिखा कि यह पूरी तरीके से एक म्यूनिटी सिपाही था। मतलब म्यूनिटी सिपाही अर्थात सिपाहियों का विद्रोह था और कुछ भी नहीं था। न इसमें आम जनता, न किसान, न भागीदार कर रहे थे, न महिला, बच्चे, आदिवासी, किसी का इसमें योगदान नहीं था। केवल इस सैनिकों की महत्वाकांक्षा थी कि सैनिकों को बराबर वेतन मिले, अधिक सुविधाएं मिले, इस वजह से ये विद्रोह किया गया, ऐसा अंग्रेज अधिकारियों का मानना है, जिसमें सर जॉन लॉरेंस और सीले थे। अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का यह षड्यंत्र था। यह स्टेटमेंट जेम्स ऑट्रम और डब्ल्यू टेलर ने दिया। बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। सभ्यता मतलब ब्रिटिश शासन और बर्बरता मतलब भारतीय लोग, इनके बीच जो युद्ध था ये टी.आर. होम्स साहब ने कहा था। वहीं यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, तो ये भी L.E.R. रिज, यानी अगर आप देखें गौर से तो पहला और दूसरा 2 स्टेटमेंट जो है कि भारतीय इतिहास की ओर झुक के बताते हैं। बाकी तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये चारों ही चारों ब्रिटिश समर्थक हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं भारतीय क्रांति को जो है कि अनुचित ठहरा रहे हैं, गलत बता रहे हैं। इस तरीके से इनके स्टेटमेंट हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद होना चाहिए। तो ये पूर्णतः सिपाही विद्रोह है, ये पूछा जाता है प्रश्न में, और यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये 2 प्रश्न जो है कि सीधे आपसे पूछ लिए जाते हैं किसी भी वनडे एग्जाम्स में, तो आपको इन दोनों को तो स्पेशली याद रखना है। और देखते हैं इसमें और का पॉइंट है कि बिहार, अवध और अन्य उन स्थानों के व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, गैर लड़ाकू घोषित कर दिया गया था और सेना में उनकी संख्या कम कर दी गई थी कि ये लड़ाकू नहीं है बल्कि ये गैर लड़ाकू हो गए। जबकि सिख, गोरखा और पठानों जिन्होंने 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी, तो ध्यान दीजिएगा, अक्सर पूछ लेता है कि अंग्रेजों की मदद किस समुदाय ने की, तो गोरखा ने की, पठानों ने की, सिख ने की, और इन्हें लड़ाकू जातियां घोषित कर दी थी और उन्हें बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया गया। इसीलिए आप सुनेंगे कि गोरखा रेजिमेंट बनाई गई, पठान रेजिमेंट बनाई गई, सिख रेजिमेंट बनाई गई, सरदार रेजिमेंट बनाई गई। अंग्रेजों का ये कोई समर्थन देने का तरीका नहीं था कि हम सिख और गोरखा को जो है कि अपने फेवर में करेंगे, बल्कि कहीं ना कहीं भारत को जाति, क्षेत्र, संप्रदाय के आधार पर और कमज़ोर करने का यह रणनीति था। फूट डालो राज करो की नीति थी, जो भारतीय जनमानस समझ नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भारतीयों को सेना में ऊंचे से ऊंचा प्राप्त होने वाला पद भी क्या था? सूबेदार। सूबेदार से ऊपर का जितना भी ऊंचा पद था वो सारे के सारे यूरोपीय अधिकारी या अंग्रेज अधिकारियों को मिलता था, भारतीयों को नहीं दिया जाता था सामान्यतः। अगला हम देखते हैं, लास्ट पॉइंट है कि यूरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा कि क्रांतिकारियों वह अकेली मर्द थी। यानी इतनी महानता तरीके से, इतनी क्रांतिकारी तरीके से लक्ष्मीबाई लड़ी कि यूरोज जो उनका विरोधी था एक तरीके से, अंग्रेज अधिकारियों में झांसी का जो दमन कर रहा था, वो इतना प्रभावित हुआ कि बताया कि ये एक मर्द की तरह लड़ी, एक शक्तिशाली
तरीके से लड़ी ये। तो इसलिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि लक्ष्मीबाई को अकेली मर्द होने का टाइटल किसने दिया, तो हीरोज़ ने दिया था। आइए अब हम आगे देखते हैं, चलिए आगे देख लेते हैं अब हम। यहाँ पर आपको कुछ जगह दी गई हैं, भारतीय नायक जिन्होंने शामिल हुए 1857 की क्रांति में, विद्रोह की तिथि और दबाने वाले जो है कि ब्रिटिश अधिकारी और दबाने की तिथि। तो आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, किस जगह से कौन जो है कि भारतीय लोग शामिल हुए और उसको दबाया किसने, बस ये 3 चीज़ें ही याद रखनी है। आपको ये तिथि याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी इसकी आवश्यकता नहीं है। तो हम केवल उसी चीज़ को याद करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। दिल्ली से अगर आपसे पूछा जाए तो दिल्ली से बहादुर शाह जफ़र जो शासक थे उस समय, और उनका जो सैनिक था यानी कि सैन्य नेतृत्व करने वाला जो महान सैनिक था वो था बख्त खां। तो ये दोनों ने दिल्ली से जो है कि केंद्र संभाला था। वहीं दिल्ली को निपटाया किसने, यानी यहाँ पे जो विद्रोह था उसका दमन किसने किया, तो निकलसन और हडसन, ये पूछा जाता है। कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे थे और इसको दबाया गया कैंपबेल के द्वारा। वहीं बेगम हज़रत महल लखनऊ से थी जो अपने बेटे के लिए जो है कि लड़ रही थी, और यहाँ पर जो लखनऊ पे जो दमन किया गया वो हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल के द्वारा किया गया। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, आपको पता है हीरोज यहाँ पर जो है कि दबाते हैं और यही कहते हैं रानी लक्ष्मीबाई को कि अकेली मर्द थी। इलाहाबाद से लियाकत अली आते हैं और कर्नल नील ने जो है कि क्या किया, इलाहाबाद, बनारस, इन सभी में जो है कि दबाया इसको। कुंवर सिंह की बात करेंगे जो जगदीशपुर से आते थे, तो विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने इस यहाँ पे क्रांति को दबाया। बरेली से खान बहादुर खां साहब थे और यहाँ पे हड़सन ने जो है कि बरेली में दमन किया। वहीं फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला आते थे और इन्होंने यहाँ पर जो है कि कर्नल नील आपके बनारस में भी मिलेंगे, फैजाबाद में मिलेंगे, इलाहाबाद में मिलेंगे, इन तीनों ही जगह पे उसने विद्रोह का दमन किया। और फतेहपुर से एक अजीमुल्ला नाम के व्यक्ति आते हैं और यहाँ पे जनरल रेनर्ड, इसने जो है कि इस विद्रोह को दबाया। देखते हैं तात्या टोपे का वास्तविक नाम पूछ लेता है कभी कभी, तो रामचंद्र पांडुरंग था और उन्हें सिंधिया के सामंत मान सिंह ने धोखा देकर पकड़वा दिया। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। तो जो सिंधिया के सामंत थे मान सिंह, उन्होंने धोखा दिया था, तब जाके तात्या टोपे अंग्रेजों की गिरफ्त में आए थे। अब बेगम हजरत महल का जन्म 1820, मृत्यु 1879, नेपाल, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट है, काठमांडू में जामा मस्जिद में उन्हें दफनाया गया। तो अगर मान लेते पूछता है कि 1857 की क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व करने वाली बेगम हजरत महल की जो कब्र है या दरगाह है वो कहाँ पे है, कब्र कहाँ दफनाया गया, तो आपको पता होना चाहिए काठमांडू के जामा मस्जिद के मैदान में, यानी काठमांडू में, नेपाल में दफनाया गया है। तो ये तो थे दोस्तों 1857 की क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जहाँ से प्रश्न आपके सीधे एग्जाम में बनते हैं। अब हम अगले चैप्टर की डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। तब तक आप जितनी भी वीडियो हमारी अपलोड हो चुकी है हमारे चैनल पे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाकी लूसेंट सीरीज की प्लेलिस्ट में जाइए, सभी का रिवीजन करिए ताकि आने वाले एग्जाम में आपके प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।